नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। फिल्म द केरला स्टोरी ने सफलता के झंडे गाड़ दिए हैं। जल्द ही फिल्म लगता है कि 150 करोड़ पार कर जाएगी और 200 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। लेकिन हम आपको एक बात बता दें कि केरला स्टोरी में जिस लव जिहाद का जिक्र है उसका सबसे पहले उल्लेख जिन्होंने किया वो सज्जन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, रमेश शिंदे जी। रमेश शिंदे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक, नमस्कार। हम अपने दर्शकों को बता दें कि रमेश शिंदे जी वही शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले लव जिहाद के मामले का खुलासा किया था और आज से 20 साल पहले यानी 2004 में एक किताब लिखी थी लव जिहाद पर कि किस तरीके से भारतीय लड़कियों को, क्रिश्चियन और हिंदू लड़कियों को जिहादी अपने जाल में फंसा कर ले जाते हैं और उनसे कई तरह के गलत कृत्य करवाए जाते हैं, जैसा कि आपने फिल्म में भी देखा। तो हम सबसे पहले शिंदे जी से जानेंगे कि ये उन्होंने क्या रिसर्च की और कैसे नतीजा निकाला। जी, बहुत बहुत धन्यवाद उदय इंडिया में इस विषय को लेने के लिए। देखिए, ये लव जिहाद की जो घटनाएं थी, वैसे पहले उसका नाम कोई लव जिहाद के नाम पर चल रहा था, ऐसे नहीं था। लेकिन ऐसे हुआ था कि कुछ परिवारों में ये ऐसे बातें चल रही थी और क्योंकि मैं हिंदुत्व के क्षेत्र में कार्य करता था और अलग अलग जगह पर जब मैं जाता था तो वहाँ पर मुझे एक ध्यान में आता था कि वहाँ पर मुझे इस दृष्टिकोण से कुछ लड़कियों के काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। पहली लड़की हो गई, दूसरी लड़की हो गई, तीसरी लड़की हो गई, 20-25 लड़कियों का काउंसलिंग करने के बाद मुझे ऐसे ध्यान में आ गया कि कुछ तो एक यहाँ पर सिमिलर लिंक है, एक समानता यहाँ पर दिख रही है कि हर जगह एक पैटर्न है, सारी घटना में एक पैटर्न है। करेक्ट जी। तो एक पैटर्न जो ये दिखाई दे रहा है, तो फिर उसके कारण से मुझे लगा कि नहीं, ये ऐसे एक सिमिलर पैटर्न में ये सारी चीज़ें जो हो रही है, तो ऐसे तो नहीं हो सकता है कि मतलब कोई किसी से प्यार कर रहा है और वो एक ही पैटर्न में कर रहा है, एक ही तरीके से हो रहा है। तो मुझे थोड़ा सा इसके बारे में कुछ एक विषय संशय में आया और उस समय पे मेरे कुछ मित्र लंदन में रहते थे, तो मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि लंदन में तो इस दृष्टिकोण से वहाँ पर ग्रूमिंग गैंग्स चल रहे हैं, वहाँ पर लव जिहाद को लंदन में नाम था रोमियो जिहाद। तो रोमियो जिहाद की बात चल रही थी लंदन के, और ये छोटी मोटी बात नहीं मैं कह रहा हूँ आपको। लंदन के पुलिस कमिश्नर जिनका नाम था सर इयान ब्लेयर, इन्होंने ओपन स्टेटमेंट कहा था, हर किसी के घर पर लेटर भेजे थे। उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसे विशिष्ट मुस्लिम तत्व है कि जो लंदन में रहने वाले हिंदू, सिख और क्रिश्चियन ईसाई लड़कियों के पीछे वो लगे हुए हैं और उसके लिए उनको कहीं से तो फंडिंग हो रहा है। तो इस दृष्टिकोण से आपको यदि इस प्रकार की घटना कहीं पर दिखाई दे तो आप हमें अवश्य आकर के बता सकते हैं। तो जब ये लंदन की जो बात वहाँ पर आई तो फिर मुझे ऐसे लगा कि रोमियो जिहाद में जो बात चल रही है वो निश्चित रूप से ऐसे कुछ हो सकता है। तो इस दृष्टिकोण से मेरा इस विषय पर अध्ययन बढ़ गया, कई सारे लड़कियों को मैंने मिलना चालू किया और ये सारी जब बातें हो गई तभी केरल में एक केस आया जो शहनशाह वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये केस जो था उसके अंदर जस्टिस टी.के. शंकरन, इनके सामने ये केस आया और जस्टिस टी.के. शंकरन ने वास्तविकता में हम कहेंगे कि जो इस लव जिहाद को उजागर किया, तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने एक काम किया कि उस समय पे जो डीजीपी थे केरला के, जेकब, उनको कहा कि इस प्रकार की कितनी घटनाएं होती है उसका सारा डाटा आप हमें हाईकोर्ट में दे दीजिए, क्योंकि ये एक केस है, ऐसे नहीं दिखाई देता है इसके अंदर। तो कई सारा डाटा कलेक्ट हो गया, कई सारी चीज़ें उसके अंदर आ गई और फिर जब ये सारी चीज़ें लोगों के सामने आ गई तो उस समय पे जस्टिस टी.के. शंकरन ने पहली बार लव जिहाद शब्द का उपयोग किया, जिसके ऊपर उन्होंने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया कि ये इस्लाम की बदनामी करने का प्रयास चल रहा है। लेकिन उस पर जस्टिस टी.के. शंकरन अड़े रहे। उन्होंने कहा कि यदि आपके मैसेजेस में दिख रहा है, आपके सारे संदेश दिख रहे हैं जिसके अंदर आप लव जिहाद का उपयोग कर रहे हैं, तो ये जो लव जिहाद शब्द आप उपयोग कर रहे हैं तो मेरी जजमेंट में भी यही शब्द रहेगा। तो इसको केरल में जस्टिस टी.के. शंकरन ने पहली बार यूज़ किया और जब उन्होंने यूज़ किया तो मैंने जो उस पर पुस्तक लिखी, बुक लिखी, उसका टाइटल भी लव जिहाद ही हमने उस पर दे दिया। ये बहुत खूब। तो वैसे लंदन में जो मामला था, जो इसका जिक्र किया आपने, भी हाल में ही एक उसमें नया डेवलपमेंट हुआ है कि ऋषि सुनक सरकार में जो गृह सचिव हैं, वहाँ की महिला गृह मंत्री हैं, उन्होंने ग्रूमिंग गैंग्स के खिलाफ एक कार्रवाई करने की तैयारी की है
और आपने जिनका नाम लिया उस वक्त के कमिश्नर का, उन्होंने उसका भी रेफरेंस दिया है और उसमें ज़्यादातर पाकिस्तानी लोग पकड़े गए हैं जी। तो अब जो सिमिलैरिटी, आप गोवा के रहने वाले हैं, साउथ पे आपकी बहुत गहरी नज़र होती है, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, तो आप क्या देखते हैं कि इन इलाकों में जो पैटर्न की बात की आपने, तो फिल्म में भी हमने देखा कि एक पैटर्न था कि मुस्लिम लड़कियों के जरिए हिंदू लड़कियों को फंसाया जाता है और उनको मतलब गंदगी के दलदल में धकेल दिया जाता है। तो इस पैटर्न में और क्या क्या आपने जज किया, क्या क्या महसूस किया? जी, देखिए ये पैटर्न जो एक सिस्टमेटिक तरीके से उस समय पे था, तो सबसे पहले वो गिफ्ट देना चालू करते थे। अभी कुछ चीज़ें फिल्म में नहीं आई क्योंकि सिनेमैटिक कई लिबर्टीज़ होती है और कई मर्यादाएं भी होती है, तो वो सबसे पहले वहाँ पर क्या करते थे कि गिफ्ट देते थे, गिफ्ट दे करके उनको प्रभावित करना चालू कर देते थे। तो ये उनका जो उस समय का जो पैटर्न में मैंने जो स्टडी किया, मैंने जिन लड़कियों का काउंसलिंग किया जो उनके पास से आया, तो वो गिफ्ट देना चालू करते, महंगे महंगे गिफ्ट देते थे और फिर इस प्रकार से। फिर दूसरी बात वो उसके अंदर करते थे कि उनको कहीं पर वो घुमाने के लिए लेकर के जाना चालू करते थे, फिर घुमाने के लिए लेकर के जाना चालू करते थे और फिर कुछ दिनों के बाद बहुत ही एक प्रॉपर षड्यंत्र होता था और उस षड्यंत्र के अंदर फिर वो उनको किसी रिजॉर्ट में वहाँ पर बुलाते थे और उस रिजॉर्ट में वहाँ पर बुला करके उनकी टीम पूरी तैयार होती थी और उस लड़की के कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशंस में फ़ोटोग्राफ्स खींचे जाते थे, वीडियो शूट्स किए जाते थे और फिर उसके अंदर उनको ब्लैकमेलिंग किया जाता था और फिर उनको कहा जाता था यदि आपने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया, यदि आपने ये सारी चीज़ें नहीं की, तो हम ये सारे जो फ़ोटोज़ हैं वो आपके पिताजी के, आपके भाई के मोबाइल पर हम भेजेंगे, ये इसको हम पूरा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। द केरला स्टोरी में ये वो एक ईसाई लड़की के बारे में ये आया है सामने कि उसको कैसे उन्होंने उस प्रकार से उसके वीडियोज़ और ये मतलब सर्कुलेट करने का डर दिखा करके रखा था। लेकिन ये जो था, ये मूल रूप से जो देखा जाए तो यही वास्तविकता थी उस समय पे। और केरल में भी कासरगोड में इसका प्रमाण बहुत बड़ी मात्रा में था। कासरगोड का उस समय का परिस्थिति ऐसे था कि कासरगोड में अधिकतर मुस्लिम व्यापार करते हैं और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स वगैरह वहाँ पर होते, तो उसमें जो सेल्स बॉयज़ होते थे वो सारे मुस्लिम होते थे और सेल्स गर्ल जो होती थी वो सारी की सारी हिंदू लड़कियाँ होती थी। तो वहाँ पर से ये लव जिहाद का जो एक षड्यंत्र है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में, जो चीज़ें चर्चा में नहीं है लेकिन हमें जानना चाहिए कि इस प्रकार से ये सारी चीज़ें होती थी, तो इसके द्वारा ये लव जिहाद का बहुत बड़ा प्रमोशन किया गया और लव जिहाद को बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ावा दिया गया। ये आईसिस वगैरह तो बहुत बाद में आ गया क्योंकि आईसिस की स्थापना ही लेट हो गई, लेकिन हम 2003, 2004 या 2008 की जब यदि हम बात करेंगे तो उस समय पे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इसका एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन था। आज तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बैन हो चुका है, लेकिन उनका इसके अंदर काम करने वाले दो संगठन थे। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक संगठन का नाम था कैंपस फ्रंट। तो ये कैंपस फ्रंट जो है वो कॉलेज में, जैसे आज ABVP है, NSUI है, वैसे कैंपस फ्रंट जो है वो कॉलेज में काम करता था। और दूसरा उनकी लड़कियों के यूनिट का नाम था, उसका नाम था शाहीन फोर्स। तो जो शाहीन फोर्स जो था वो जो उसके अंदर फिल्म में भी जैसे दिखा है कि वो एकदम सिस्टमैटिक तरीके से लड़कियों का ब्रेन वॉशिंग करना या ये जो काम है वो सारी लड़कियां करती थी, या उनसे दोस्ती करवा करके अपने किसी मित्र को या किसी भाई को या किसी को परिचित करवा के देना। तो एक सिस्टमैटिक तरीके से ये पूरा काम चलता था। उस समय पे मैंने बाद में इसको कोट भी किया, कई सारे चैनल्स में भी आ गया। उस समय पे इंटरनेट पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक कैंपस फ्रंट का एक वेबसाइट बना हुआ था। इस कैंपस फ्रंट के वेबसाइट के अंदर कौन सी जाति की लड़की है, कौन से धर्म की लड़की है, उसको यदि आप लव जिहाद के ट्रैप में फंसाएंगे तो आपको कितना पैसा मिल सकता है, ये सारा डाटा, उसके साथ में मोबाइल नंबर कि कहाँ से आपको ये पैसा मिलेगा, कौन देगा, बैंगलोर में कौन देगा, मुंबई में कौन देगा, दिल्ली में कौन देगा, हर एक स्टेट के वहाँ पर 4-4 मोबाइल नंबर लिखे हुए थे। तो ये सारा डाटा हमने कलेक्ट किया था, हमने सरकार को भी उसके बारे में जानकारी दी थी और उसको मैंने बुक में प्रिंट किया। तो बाद में ऐसे हुआ कि उन्होंने उस वेबसाइट को ही डिलीट कर दिया और फिर मेरे ऊपर उन्होंने पुलिस केसेस की कि मैंने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की बदनामी की है या इस्लाम की बदनामी की है इसमें। लेकिन वास्तविकता तो यही थी। अब वो तथ्य मेरे पास उस समय पे था नहीं, लेकिन मेरे ऊपर जितने भी केसेस किए उन्होंने, तो उसके अंदर वो कुछ साबित नहीं कर पाए क्योंकि मैंने तो कोई इस्लाम के बारे में कुछ कही नहीं थी बात।
मेरा तो ये स्पेसिफिक टारगेट करके जो एक जिहाद का स्वरूप बनाया जा रहा था उसी पर ये बात चल रही थी। अच्छा, मैं जो बात कर रहा था उससे तो केरल की सरकार भी वही बात कर रही थी। केरल के वामपंथी विचारधारा के जो मुख्यमंत्री थे वीएस अच्युतानंदन का ओपन स्टेटमेंट था कि केरल को इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यहाँ पर काम कर रहा है। तो ये वामपंथी मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट था। ओमेन चंडी जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने तो असेंबली के अंदर स्वीकार किया कि 2600 से ज़्यादा लड़कियों का धर्म परिवर्तन इस्लाम में केरल में हो रहा है। हर साल या पूरा? हर साल हो रहा है। तो इतनी बड़ी संख्या में जो कन्वर्जन हो रहा था, या इतनी बड़ी हर साल 2600 का जो कन्वर्जन था वो पिछले कितने साल तक जारी रहा? ये शायद बाद में मुझे लगता है कि मुस्लिम उसके विरोध में काफ़ी बड़े प्रोटेस्ट में खड़े हो गए ये जब बोला गया, और फिर उसी के कारण से हो सकता है कि जो मुस्लिम वोट का जो बैंक था जो कांग्रेस की तरफ था वो शायद वो लेफ़्ट की तरफ झुक गया और फिर लेफ़्ट सत्ता में आना चालू हो गया उसमें। तो इस प्रकार से धीरे धीरे यदि हम देखेंगे तो वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया वहाँ से। शिंदे जी, मैं आपका ध्यान इस पर दिलाना चाहूँगा कि केरला हाई कोर्ट ने एक बार टिप्पणी की थी इस बारे में, और उसमें उन्होंने क्रिश्चियन लड़कियों का हवाला दिया था कि क्रिश्चियन लड़कियां बहुत तेज़ी से लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। तो इसमें क्रिश्चियन लड़कियों के लिए क्या अलग पैटर्न था, हिंदू लड़कियों के लिए क्या अलग पैटर्न था, क्या मामला था इसमें? जी देखिए, क्रिश्चियन लड़कियों के लिए अलग पैटर्न या हिंदू लड़कियों के लिए अलग पैटर्न, ऐसे बहुत ज़्यादा अलग पैटर्न्स नहीं थे इसमें। क्रिश्चियन लड़कियों को क्या किया जाता था कि उनके पास फ्रीडम बहुत ज़्यादा होता था। हिंदू घरों में कम से कम एक तो होता है कि मर्यादाओं का बहुत ये होता है, तो क्रिश्चियनिटी में बहुत बड़ी एक उनको फ्रीडम होता था, उसका वो यूज़ करते थे उसके अंदर। ये पहली बात तो थी। दूसरा, दोनों भी सेमेटिक रिलीजन्स है, तो दोनों सेमेटिक रिलीजन्स होने के कारण से उनका बहुत जल्दी, क्योंकि हिंदू जो है वो 33 करोड़ भगवान है, उनका तो एक ही है, एक जीसस को मान रहे, एक इस्लाम को मान रहे हैं, तो उनकी मित्रता काफ़ी अच्छी तरीके से वहाँ पर होती थी। ये एक बात थी। दूसरा, ये इस प्रकार से षड्यंत्र चल रहा है ये किसी को पता ही नहीं होता था, क्योंकि आमतौर पर तो सारे लोग जो केरल में इतने सालों से रह रहे हैं तो उनको लगता था क्या है, हमारा तो फ्रेंडशिप है, हम ये सब कर रहे हैं उसमें, तो इस कारण से उनको एहसास नहीं था। लेकिन ये वहाँ पर जो बिशप चर्च है, तो बिशप चर्च है या सीरियन चर्च है, उन्होंने उसके बारे में काफ़ी बड़ी मात्रा में अवेयरनेस किया, काफ़ी बड़ी मात्रा में उन्होंने कहा भी। एक तो पादरी ने जब ये कहा कि ये नार्को जिहाद है, कि ये नारकोटिक्स का सहायता लेते हैं, फिर हमारी ईसाई लड़कियों को उसके अंदर अपने जाल में फंसा करके उनको कन्वर्ट करते हैं, तो उसके अगेंस्ट तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने मोर्चा निकाल करके उनको अरेस्ट करवाया है इस बार। वो जो ईसाई जो प्रोफेसर था उसके हाथ काट दिए थे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने। तो ये कुछ चीज़ें उस समय पे एक संघर्ष के लेवल पर आ रही थी, और इसलिए जो सीरियन चर्च था, बैप्टिस्ट चर्च था केरला का, उन्होंने इसके बारे में ओपनली, उनके जो चर्च के जो प्रमुख थे उन्होंने ओपनली स्टेटमेंट दिए थे इसके बारे में। और फिर ये लव जिहाद की थ्योरी जो हाई कोर्ट के द्वारा या सरकार के द्वारा जो आई थी, तो उसको बहुत बड़ी मात्रा में इसको उजागर करने का प्रयास किया था। अच्छा शिंदे साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये होता है कि आपने इस मुद्दे पर बहुत बारीकी से रिसर्च की है, बहुत ध्यान से इसको देखा है, इस पर किताबें लिखी हैं, आपने केस स्टडीज़ की हैं। ये लव जिहादी के दिमाग में क्या चल रहा था, उसको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है, उसको नेटवर्क कौन खड़ा कर रहा है, इसके पीछे कौन लोग हैं? जी देखिए, इसके अंदर एक बात तो ये होती थी कि सारे जो मुस्लिम हैं तो उसमें से वो अच्छे दिखने वाले कौन से लड़के हैं कि जिनको लव जिहाद के लिए यूज़ करना है, तो उनको वो अलग निकाल करके, क्योंकि इस्लाम में तो आजकल हम देखते हैं कि हर कोई दाढ़ी बढ़ा करके, टोपी पहन करके और ये सब है, लेकिन ये जो यूथ होता था इसको इस्लामिक कोई आप उसको पहचान नहीं पाएंगे। एकदम क्लीन शेव रहेगा, एकदम स्मार्ट दिखने वाला रहेगा, एकदम एनर्जेटिक रहेगा, तो वो जो है वो बहुत सारी लड़कियों को अपनी तरफ खींचने वाला, आकर्षित करने वाला, ऐसे उसका एक प्रभाव वहाँ पर रहता था। ये एक बात होती थी। फिर दूसरा, उसको इस्लाम के बारे में बताया जाता था कि आप यदि कोई और अन्य कोई काफिर लड़की को इस्लाम में लाते हो तो आपको इतना बेनिफिट मिलेगा, ये होगा, इस्लाम में ये सारी चीज़ें होगी। ये केवल उतना ही बेनिफिट नहीं था, तो मॉनिटरी बेनिफिट होता था। और ये मॉनिटरी बेनिफिट ये होता था कि उस समय पे
जो हीरो होंडा की करिश्मा गाड़ी आती थी वो 1,70,000 की गाड़ी आती थी, उस समय की सबसे महंगी गाड़ी। तो ये 1,70,000 की गाड़ी उनको दिलवाते थे, उसका पूरा फाइनेंस होता था, उसका हर दिन का 200 रुपया पेट्रोल का जो खर्चा है वो भी उनको वहाँ पर से मिलता था। और इतना ही नहीं, तो ये पूरा एक गिफ्ट देने के लिए या ये सारी जो चीज़ें हैं लड़की पर जो खर्चा करना है उनको, वो सारी जो चीज़ें हैं वो सारे उनको प्रोवाइड की जाती थी। जब आपको बाइक मिल रही है, आपको हर दिन का 200 रुपया पेट्रोल का मिल रहा है, उस समय पे पेट्रोल का रेट देखेंगे तो 200 रुपया काफ़ी बड़ी मात्रा में होता था। और फिर आपको खर्च करने के लिए या होटलिंग करने के लिए जाना है तो उसका सारा खर्चा मिल रहा है। तो इससे तो ये बहुत स्पष्टता से सामने आता था कि मतलब ये एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से एक युद्ध या जंग छेड़ा गया है। इसलिए लव जिहाद जो शब्द का नाम जो उपयोग किया गया है इसमें, वो इसीलिए किया गया कि इसमें दिखने में तो ये प्रेम लग रहा है, लेकिन प्रेम तो है नहीं वास्तविकता में। कुछ समय के बाद तो लड़कियों को छोड़ा जा रहा है, कुछ समय के बाद जब वो प्रेग्नेंट हो रही है या जब उनकी कोई और समस्या है तो वो एक को छोड़ करके और किसी लड़की के पीछे लग जाते थे। तो ये जो सिस्टम था वो बहुत ही मतलब जिसको हम कहेंगे कि एक सिस्टमैटिक ट्रेनिंग और ये सारी चीज़ों को करके कि आपको क्या बोलना है। जैसे उस समय पे ये सारा फेसबुक और ये इतनी बड़ी मात्रा में नहीं था, उस समय पे ऑर्कुट वगैरह ये सारे चलते थे। तो आपको चैटिंग करना है तो चैटिंग करते समय कैसे बोलना है इसमें, तो ये कई सारी जब गवर्नमेंट का रिपोर्ट आया तो उसके अंदर कई सारी चीज़ें आ गई कि कैसे इनको चैटिंग करना सिखाया जाता है, कि जब कोई लड़की क्या आपको रिप्लाई देती है तो आपको नेक्स्ट क्या बोलना है, नेक्स्ट कैसे ये करना है। तो ये मुझे लगता है कि एक प्रॉपर ट्रेनिंग किया हुआ एक सिस्टम था। जैसे एक आज हम देख रहे हैं कि आईसिस का एक जिहादी ट्रेंड हो रहा है, वैसे इसी प्रकार से ये ट्रेनिंग था। नहीं तो इतनी बड़ी संख्या में कोई लड़की अपना धर्म छोड़ करके कोई दूसरे का धर्म स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए, ये तो संभव ही नहीं था। अच्छा, आपने जैसा ये कहा कि ये सिर्फ नंबर गेम है, एक संख्या बढ़ाने का मामला है, तो सेमेटिज्म में नंबर गेम का बड़ा इंपॉर्टेंस है, चाहे क्रिश्चियनिटी हो या फिर इस्लाम हो। ये इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या मतलब क्यों ये लोग अपना नंबर बढ़ाना चाहते हैं, क्या है इसका मामला? जी देखिए, इसमें जो उनकी विचारधारा है तो उनका एक सोचना ये है कि इस विश्व को जो है वो जैसे अल्लाह है वैसे शैतान है, तो शैतान की ताकत हमेशा ज़्यादा रहती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अल्लाह की तरफ आए या ज़्यादा से ज़्यादा लोग जीसस की तरफ आए, तो जितने ज़्यादा लोग उस तरफ होंगे उतना जल्दी शैतान हार जाएगा, और जितना जल्दी शैतान हार जाएगा उतना जल्दी क़यामत का दिन आएगा, फिर वो सबको जन्नत प्राप्त होगी। तो ये जो आइडियोलॉजी है कि ज़्यादा लोग हमारे पास आने चाहिए, और ये जो यानी दारुल हरब दारुल इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है यही है। तो दारुल हरब दारुल इस्लाम का कॉन्सेप्ट है कि जो जगह इस्लाम के कानून से नहीं चल रही है, शरीयत के कानून से नहीं चल रही है, उस जगह पर ये सारी चीज़ों को करना है। आज भी केरल में 2 गांव ऐसे हैं जिनको शरिया विलेजेस बोला जाता है। जैसे आज सऊदी में भी शरिया का पालन नहीं होता होगा, उतने कट्टरता से केरल में शरिया का पालन होता है। मलप्पुरम जैसा जो डिस्ट्रिक्ट है कि जहाँ पर हिंदुओं को टिप्पू सुल्तान के समय से इतनी बड़ी मात्रा में प्रताड़ित किया गया, मंदिर तोड़े गए, जितनी सारी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ों को वो वहाँ पर यूटिलाइज कर रहे हैं कि मतलब ये जो प्रीवियस हिस्ट्री है वो किसी को पता नहीं चले। मोपला राइट्स में लाखों की संख्या में हिंदुओं को कन्वर्ट किया गया, बलात्कार किए गए। हिंदू जो ब्राह्मण परिवार होते थे जिनको नंबूदरी कहा जाता था, उनकी लड़कियों को भगा करके ले, तो उस समय पे तो कुएं भर गए थे डेड बॉडीज से। और जब ये ब्रिटिश अधिकारियों ने, उनकी पत्नियों ने देखा तो उन्होंने सरकार से कहा कि भाई इसको रोकिए कहीं पर। तो इतनी बड़ी मात्रा में जिन्होंने अत्याचार किए वो अत्याचार को भुलाने में सफल हो गए, और वो ये बताने में सफल हो गए नहीं हम तो ये सारी चीज़ों में है ही नहीं, हम तो मॉडर्न है, हम तो सारा। केरल वैसे भी ये माना जाता है कि सबसे पढ़ा लिखा स्टेट है, तो सबसे आधुनिक स्टेट उसको कहा जाता है। मैं केरल में जाता था, मैं देखता था कि मुंबई जैसे सिटी में जहाँ पर मैकडोनाल्ड नहीं है, वहाँ गांव-गांव में मॉल्स है, गांव-गांव में मैकडोनाल्ड्स फैल चुका है। तो इतना बड़ा आधुनिकता के इसमें ये है, उसी का यूज़ करके ये लोग लव जिहाद को उपयोग में लाने का प्रयास कर रहे थे। अब तो दर्शकों को बता दें कि सिंधु साहब ने बताया कि केरल के 2 गांवों में पूरी तरह शरिया कानून ऐसा है जो कि अरब में भी नहीं है।
और वही अरब केरलाइट मुसलमानों को मुसलमान मानते ही नहीं है, उनको मुसलमान को तैयार ही नहीं होते हैं, क्योंकि उनका कलर डिफरेंस है, वो उनको वो बहुत हीन नज़र से देखते हैं। वो कहते हैं कि ये सब हिंदी मुसलमान है और ये इस लेवल में है ही नहीं, और वो लोग खुद को मुसलमान साबित करने के लिए इतनी जद्दोजहद करते हैं। ये आश्चर्य की बात है, और इतने इस्लाम के क्या कहा जाए। तो अब एक प्रश्न और उठता है इसमें कि हम हमेशा देखते हैं कि लव जिहाद होता है, इसमें लड़का मुसलमान होता है, लड़की हिंदू होती है, फिर लड़की क्रिश्चियन होती है या सिख होती है। इसमें आपने कुछ रिवर्स केसेस भी देखे हैं क्या, जिसमें लड़का हिंदू या सिख या ईसाई हो और लड़की मुसलमान हो? जी, ऐसे भी है। अभी महाराष्ट्र के दौड़ में ये घटना सामने आ गई कि एक लड़की ने इसी प्रकार से कई सारे लड़कों का कन्वर्जन किया था। तो वो जो लड़की थी, वो लड़की ऐसे प्रेम जाल में फंसाती थी और फिर उसको अपने मुस्लिम बस्ती में उसको बुला करके लेती थी, और मुस्लिम बस्ती में बुलाने के बाद में उस लड़के को घेरा जाता था और उसको जबरन ये कहा जाता था कि आपको अभी के अभी इस्लाम को स्वीकार करना होगा, नहीं तो हम तुमको जिंदा यहाँ से जाने नहीं देंगे, क्योंकि तुम हमारे बस्ती में आए हो और हमारे यहाँ पर लड़की को लेकर के आए हो, मुस्लिम लड़की को। तो लड़का डर जाता था और इस कारण से कई लड़कों ने इस्लाम का स्वीकार किया। तो महाराष्ट्र का जो पुणे के नज़दीक दौंड करके एक तालुका है, तो ये पैटर्न वहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। महाराष्ट्र के असेंबली के अंदर ये मुद्दे आ गए। तो लव जिहाद सिर्फ एक तरफा नहीं, लव जिहाद इस प्रकार से भी चल रहा है। तो अल्टीमेटली वही एक उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं कि हमारी संख्या बढ़ानी। और इसमें मैं आज आपको वास्तविकता में, ये कहीं बताया नहीं होगा या कहीं पर यह नहीं चल रहा है, लेकिन आपको एक वास्तविकता में बताना चाहता हूँ कि लव जिहाद के पीछे और एक कारण है, और ये कारण है इस्लाम को बचाना। ये क्या चल रहा है कि इस्लाम में जो आज कजिन सिस्टर से मैरिजेस हो रहे हैं, सगी बहनों से जो मैरिजेस हो रहे हैं, उसके अंदर जो जीन्स के अंदर जो मैनिपुलेशन हो रहा है उसके अंदर, तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्रिएट हो रहे हैं। आज वहाँ पर, आज पाकिस्तान का मात्र उदाहरण लेंगे तो उसके अंदर पाकिस्तान में 30,000 से ज़्यादा जेनेटिक म्यूटेशंस आ चुके हैं कि बच्चे होते हैं लेकिन बच्चों को सोचने की ये नहीं है, क्षमता नहीं है, कैलकुलेशन करने की क्षमता नहीं है। तो ये जब वो देख रहे हैं कि कज़िन सिस्टर्स या सगी बहनों से जब शादियां करके ये सारी चीज़ें चल रही है, तो उसके कारण से अब उसको यदि आपको रिवर्स बैक करना है तो क्या करना है, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अन्य धर्मों की लड़कियों को लाओ, आप इस्लाम में लाओ उनको। अब यहाँ पर स्पेशल मैरिज एक्ट है लेकिन कन्वर्जन किया जाता है। पाकिस्तान में भी जो लड़कियां, हर दिन लड़कियां उठाई जाती, वो मियाँ मिट्ठू नाम से जो वहाँ का मुस्लिम मौलाना है, हर दिन घर से जो युवा लड़कियां हैं उनको उठा करके लेके जाते हैं। घर वालों को पता ही नहीं होता है और उसको जबरन वहाँ पर से लिख करके लिया जाता है कि मैंने इस्लाम का स्वीकार किया। तो कन्वर्जन करना क्यों ज़रूरी पड़ता है आपको? तो स्पेशल मैरिज एक्ट में भी रह सकते हैं, लेकिन वो नहीं रहते हैं, वो उसको जबरन इस्लाम स्वीकार करना सिखाते हैं। आज आप उदाहरण देख सकते हैं, तारा सहदेव जो हमारे नेशनल शूटर थी, झारखंड की बैडमिंटन नेशनल लेवल के शूटर थी, जी। वो उनको लव जिहाद में फंसाया गया। जी। तो कई सारे ऐसे केसेस हैं, बहुत सारे मामले हैं जिसमें लड़कियां बाहर भी आई हैं। जी। तो ये जो सारी जो चीज़ें हैं कि तारा शहदेव को भी, रकीबुल हसन उसका नाम था मुस्लिम का, उसने अपना नाम रंजीत कोहली बताया और मैं क्षत्रिय हूँ करके बताया, क्योंकि शाहदेव जो है वो राजा के परिवार से है, और एक नेशनल शूटर को उन्होंने उसके अंदर फंसाया। और जब उसको पता हो गया कि ये तो मुस्लिम है और ये तो मुझको जबरन इस्लाम कबूल करने के लिए ये कर रहा है, प्रेशराइज कर रहा है, उसने मना कर दिया। तो उसने वो अल्सेशियन डॉबरमैन कुत्ते लेकर के आया और उस कुत्तों के पिंजरे में वो बंद करके जाना शुरू कर दिया उसने। तो कुत्ते उसको दिन भर नोचते थे। तो इस तरीके की ब्रुटैलिटी या इस तरीके की मानसिकता को यदि हम देखेंगे तो इसमें कौन सा प्रेम आपको ध्यान में आता है? तो इसलिए ये एक वास्तविकता में देखा जाए तो ये एक लव जिहाद का षड्यंत्र है। जैसे आज द केरला स्टोरी में आया है, जैसे केरल में आईसिस में कई सारे लड़कियां वहाँ पर चली गई और बाद में उनको पता चला कि उनको तो वहाँ पर सेक्स स्लेव्स करके, या जो जिहादी है उनके बच्चे जन्म देने के लिए उनको वहाँ पर कहा जा रहा है कि आप जितने जिहादियों के बच्चों को जन्म देंगे उतना ज़्यादा आपको जन्नत में अच्छी जगह मिलेगी। तो ये कौन सी और क्या मानसिकता है? ये तो अगर ये जन्नत है तो फिर नर्क का नज़ारा कैसा होगा? अच्छा, एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत अहम बात है कि समस्याएं पर हमने बात कर ली, समाधान
के बारे में अगर बात होती है तो कहा था कि लड़कियों को अवेयर करना है, समाज में जागृति फैलानी है, लेकिन मेरा मानना है कि हर कृत्य के पीछे एक विचार होता है जी। और वो विचार अगर नष्ट किया जाए तो वो कृत्य नष्ट होता है। तो इसके पीछे जो विचार है उसको नष्ट करने का तरीका बताएं आप। देखिए, विचार को नष्ट करने का तरीका तो सबसे पहले यही है कि हम हमारे धर्म के बारे में जानें। दूसरी बात यह है कि जहाँ पर लड़कियों को आप कॉलेज में जा रही है या जो भी है, उनका फ्रेंड सर्कल कौन है, उसको माता पिता को ध्यान देना चाहिए कि उनके फ्रेंड सर्कल्स में कौन है, क्योंकि ये झूठे नाम लेकर के भी आते हैं उसके अंदर, तो फ्रेंड सर्कल पता होना चाहिए, ये दूसरी बात है। तीसरा, उनका जो मोबाइल है, मोबाइल का जो यूज़ है, उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि जब आप मोबाइल दे रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों के बारे में उसका अवेयरनेस भी रखना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली अपनी बेटी को खोना या अपने धर्म के एक व्यक्ति को खोना, उससे ज़्यादा तो कुछ सुरक्षा के उपाय तो हमें करना ही होगा। आज हम किसी भी सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहते तो हमारा जांच तो होता ही है, तो जब सुरक्षा के लिए वहाँ पर जांच होता है तो फिर यहाँ पर क्यों नहीं होना चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से हमें एक प्रयास करना चाहिए। और सबसे बड़ी महत्व की बात है कि माता पिता ने अपने बेटी के साथ आधा घंटा बिता करके उसकी बातों को, उसकी समस्याओं को समझना चाहिए, क्योंकि मैंने जितने लड़कियों के काउंसलिंग किया, मैंने ये पाया है कि माता पिता अपने नौकरी में, अपने व्यवसाय में इतने ज़्यादा व्यस्त रहते हैं कि जब बेटी के मन पर कोई तनाव रहता है या उसे कोई समस्या होती है तो वो किससे बात करें। अब माता पिता तो कोई गलत बात कर रहे ऐसे नहीं है, वो तो अपने बच्चों के लिए सोचते हैं कि हम तो ज़्यादा से ज़्यादा जो मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए सोच रहे हैं, वो तो हमारे बच्चों के लिए सोच रहे हैं। लेकिन केवल पैसे से सारी चीज़ें नहीं होती है। बिल्कुल सही कहा। और ये जो है कि जहाँ पर मैंने देखा कि जहाँ पर घर में बातचीत कम हो जाती है, घर में समस्याओं पर चर्चा कम होना शुरू हो जाता है, वहाँ पर वही हिंदू लड़की अपने लिए दोस्त खोजना चालू करती है कि मैं अपने मन की बात किससे मैं शेयर कर सकती हूँ। और फिर जहाँ पर ये ध्यान में आता है कि किसी लड़की के मन में कोई बात शेयर करने के लिए कोई चीज़ है, तो फिर वहाँ पर ये जो जिहादी है, लव जिहादी है, वो वहाँ पर फ्रेंडशिप करने के लिए आगे आते हैं। फिर वो अपने जाल में फंसाते हैं, उनके साथ बहुत मीठी मीठी बातें करना और उनके इसमें सारी बातों को समझ करके लेना, ये सारा जो जानकारी निकालने का काम होता है, और धीरे धीरे वो लड़की उसके अंदर फंस जाती है। इसलिए मैंने जहाँ पर भी मैं लव जिहाद पर लेक्चर लेता हूँ, मैं वहाँ पर अवश्य कहता हूँ कि आधा घंटा आप दिन भर 12 घंटे अपने बच्चों के लिए जो पैसा कमाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, उसके लिए आपको सलाम है, लेकिन आप अपनी बच्चियों के लिए आधा घंटा स्पेयर करें और उनके साथ चर्चा करें, उनकी समस्याओं की चर्चा करें, उनके साथ कॉलेज में क्या हो रहा है या उनको कोई छेड़ रहा है तो फिर क्या उसके ऊपर उपाय है। तो ये चर्चा यदि आप करेंगे तो आपको लव जिहाद को रोकने के लिए उसी समय पर उपाय मिल जाएगा। तो ये थे रमेश शिंदे जी, जिन्होंने इस देश में सबसे पहले लव जिहाद पर किताब लिखी, जिसके बाद फिल्म बनी और बाकी साहब अवेयरनेस आप देख ही रहे हैं। तो हिंदू समाज को, भारतीय बच्चियों को रमेश शिंदे जैसे लोगों की बहुत आवश्यकता है। हम बहुत बहुत साधुवाद देंगे उनको और उदय इंडिया के स्टूडियो में आने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। जी धन्यवाद, नमस्कार।